कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फेमस डॉक्टर ये सिली को एक दिन पता लगता है कि उसके एक आदमी ने फॉरबिडन ड्रग्स का फॉर्मूला चुराकर उससे बहुत सारे पैसे कमाए हैं, जिस वजह से डॉक्टर ये सिली की पूरी फैमिली को वांटेड करार देकर उसे जान से मारने का ऑर्डर दिया जाता है। पूरी की पूरी ये फैमिली इसमें मारी गई थी, लेकिन उनमें से ये शियांग बच गया था। फिर हम ये शियांग को देखते हैं जो कि इन लोगों से बचकर भाग रहा था। वेल, यही हमारी कहानी का मेन लीड है। वो भागते भागते एक क्लिफ के पास पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि नीचे तो नदी है, इसलिए वो सोचता है कि इनके हाथों पकड़े जाने से अच्छा कि मैं नीचे ही कूद जाऊं। इतना सोचकर वो जंप लगा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस सिटी का ये लॉ है कि लड़कियों को 17 की ही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। अगर उसने 17 की उम्र से पहले शादी नहीं की तो उसके पेरेंट्स को सजा मिलती है। फिर हम कहानी की फीमेल लीड को देखते हैं जो कि एक जश्न में दुल्हन का ड्रेस पहने हुए जा रही थी। सभी लोग उसे देखकर कह रहे थे कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम कितने साल की हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। यहाँ का नियम है कि 17 की उम्र में लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम तो 25 की हो गई हो, तुम्हें तो आजीवन जेल की सजा होनी चाहिए। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कैसे ही झेलते होगे। अब इस उम्र में तुमसे कौन ही शादी करेगा, तुम तो कुंवारी ही मरोगी। कि तभी ही हमारी फीमेल लीड की नजर जाती है कि उसकी शादी तो एक बुढ़े से होने जा रही है। वो ये देखकर वहाँ से डर के मारे भाग ही रही थी कि तभी ही वहाँ पर ये शियांग आ जाता है। वो हमारी फीमेल लीड को वहाँ से भगाकर ले जा रहा था एंड अचानक से ही उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि हमारी फीमेल लीड तो ये सब कुछ सपने में देख रही थी। इसका नाम इहुआ है और ये 25 साल की अनमैरिड डॉक्टर है। अगले दिन मार्केट में काफी अफरा तफरी मची हुई थी। एक लड़के को चोट लगने ही वाली थी कि कहानी का सेकंड मेल लीड चैंतियन आकर उसे बचा लेता है। सारी लड़कियां उसे देखकर चिल्ला रही थी कि ये लड़का तो कितना चिकना है। चैंतियन अपनी तारीफ सुनकर इतरा ही रहा था कि वो छोटा बच्चा कहता है कि मुझे मेरी कैंडी दो, तुमने मेरी कैंडी को गिरा दिया है। तभी ही वहाँ पर इनिन आकर उस बच्चे को अपनी कैंडी देकर वहाँ से भगा देती है। ये हमारी कहानी की फीमेल लीड है और ये बचपन से ही चैंतियन को काफी पसंद करती है। चैंतियन उसे कहता है कि बदले में मैं तुम्हें 2 कैंडी खरीद कर दूंगा, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कैंडी नहीं लेकिन बन चाहिए, तुम मुझे बन खरीद कर दो। तभी ही वहाँ पर चैंतियन का पर्सनल गार्ड लिन शियान अपने हाथों में 2-2 बन लेकर टपक पड़ता है एंड कहता है कि बॉस, आपको बन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये काम ऑलरेडी कर दिया है। लिन शियान को देखकर इनिन को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहती है कि तुम हर बार कबाब में हड्डी बनकर क्यों टपक जाते हो, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं मास्टर से कहलवाकर तुम्हारी पगार कटवा दूंगी। तो वहीं इहुआ जंगलों में जिनसन नाम के औषधि को ढूंढने के लिए गई थी, क्योंकि उसे रात में ठीक से नींद नहीं आती और इस औषधि से ये ठीक हो सकता है। वो इसी तरह से पहाड़ों में घूम ही रही थी कि उसकी नजर ये शियांग पर जाती है जो कि काफी जख्मी हालत में उसे मिलता है। वो उसका चेकअप कर ही रही थी कि वो अचानक से उठ जाता है एंड उसे देखने के बाद फिर से बेहोश हो जाता है। लिन शियांग चैंतियन से कहता है कि बॉस, आप क्लिनिक की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या आपको इहुआ से मिलना है? तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे दूं कि आपको एक ही टाइम पर 2-2 लड़कियों से प्यार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर चैंतियन कहता है कि इहुआ से तो मुझे कुछ काम है और जहाँ तक इनिन की बात है तो बचपन से ही वो मेरे लिए एक छोटी बहन जैसी है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या कहा, छोटी बहन, माय फुट। चैंतियन जब क्लिनिक आता है तो खून के दाग को देखकर जल्दी से अंदर आता है। इहुआ उसे कहती है कि ये मुझे बाहर जख्मी हालत में मिला, इसलिए मैं इसको अंदर लेकर आ गई। चैंतियन उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ मत करो, मैं इसकी पट्टी वगैरह कर देता हूँ, चलो चलो साइड में हटो। चैंतियन जब ये शियांग के घाव को देख रहा था कि क्लिनिक के बाहर इनिन आ जाती है, दूर से उसे ये सब कुछ देखकर कुछ गलतफहमी हो जाती है, इसलिए अंदर आकर कहती है कि कमीनी औरत, तू मेरे बॉयफ्रेंड के साथ दिन दहाड़े क्या कर रही है, क्या तेरे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है? तभी ही सामने से इहुआ आती है। ये देखकर इनिन कहती है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर हो तो ये कौन है? पेशेंट को देखकर बेचारी का पोपट हो जाता है। चैंतियन काफी गुस्से से बाहर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इहुआ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माना कि तुम्हारी इहुआ से बनती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम ये सब कुछ कहकर उसकी बेइज्जती करो। इस पूरे शिंगयुन देश में इहुआ ने कितनों की जिंदगियां बचाई है, वो एक काबिल डॉक्टर है, इसलिए तुम उसकी रिस्पेक्ट करो। इनिन कहती है कि जब भी हमारा झगड़ा होता है तो तुम हमेशा ही उस इहुआ की साइड लेते हो, मेरी नहीं।
तो चंगतियान उसे कहता है कि जो सच होता है मैं उसी के ही साथ होता हूँ। ये सुनकर वो रोने लगती है। ये देखकर वो कहता है कि रोना बंद करो, हमें सभी लोग देख रहे हैं। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। चंगतियान उसे छोड़कर कहीं चला जाता है तो वो कहती है कि क्या सच में चला गया, ये मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है। लेकिन चंगतियान को उसकी तरफ आता देखकर वो फिर से रोने लगती है। चंगतियान उसे कैंडी देता है तो ये देकर वो चुप हो जाती है। अगले दिन ये शंग को जब होश आता है तो वो इस क्लिनिक को काफी ध्यान से देख रहा था। वो सोचता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ। जब इहुआ वहाँ पर आती है तो वो कहता है कि तुम कौन हो। तो इहुआ कहती है कि मैं वो डॉक्टर हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर ये शंग कहता है कि फिर मैं कौन हूँ। इहुआ उसे कहती है कि तुम कौन हो, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। ये सुनकर वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि मेरा नाम इहुआ है। ये सुनकर वो कहता है कि इहुआ ये नाम बहुत ही ज्यादा सिंपल है तो याद रखने में काफी आसानी होगी। आज से मैं तुम्हें ई कह के बुलाऊंगा और तुम मुझे युनग्वे कहना। तभी ही ये शंग के हाथों से एक दवाई गिर जाती है। तो ये देखकर इहुआ उसे काफी गुस्से से देखने लगती है। वो कहता है कि मैं इसे साफ कर दूंगा, मगर वो साफ करने की जगह पर कचरा काफी ज्यादा फैला रहा था। तो इहुआ कहती है कि तुम मत करो, तुम रहने दो, मैं ही कर लूंगी। आगे ये शंग सोच रहा था कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। थोड़ी देर के बाद इहुआ जब बाहर आती है तो वहाँ पर उसे ये शंग नहीं मिलता। तो ये देखकर वो सोचती है कि लगता है कि वो चला गया है, लेकिन ये शंग तो यहीं पर ही था। उसके बाद हम चीन नाम की लड़की को देखते हैं। इहुआ उसे कुछ मेकअप प्रोडक्ट बेचने के लिए आई थी। चीन उसे कहती है कि जब तुम यहाँ अगली बार आओ तो मेरे लिए परफ्यूम लेकर आना। इहुआ के वहाँ से जाने के बाद उसका एक सर्वेंट आकर उसे कहता है कि आज फिर से फेमस डॉक्टर इनियन यहाँ पर आए हैं। सबको पता है कि वो यहाँ पर सिर्फ आपको ही देखने आते हैं, तो आपको भी उसे एक बार मिल लेना चाहिए। ये सुनकर चिन काफी गुस्से से कहती है कि ये कोई कोठा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डांसिंग और म्यूजिक ही चलता है। जब इहुआ जा रही थी तो उसके माथे पर एक कप लगने वाला था, लेकिन ए शंग आकर उसे बचा लेता है एंड वो कप उसे लग जाता है। अगले सीन में इहुआ ये शंग की चोट पर दवाई लगा रही थी। तो ये शंग को ये सब कुछ काफी ऑकवर्ड लग रहा था। वो कहता है कि ई तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी मदद की तो हिस्सा बराबर हुआ, इसलिए यहाँ से चलते बनो। तो वो कहता है कि इतनी रात गए मैं कहाँ बाहर जाऊंगा। ये सुनकर वो सोचती है कि काफ़ी रात हो गई है, ऊपर से ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है, तो चलो मैं इस पर दया दिखा ही देती हूँ। अगले दिन जब वो उठती है तो ये शंग उसके बाजू में ही सो रहा था। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो ये शंग कहता है कि तुम ही मुझे अपने पास लेकर आई थी। वो सोचती है कि मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ, यकीन नहीं होता, लेकिन ये आज मेरे बाजू में सोया था, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई। ये शंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस पर वो मान जाती है। आगे वो ये शंग के पास से बहुत सारे काम करवाती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इहुआ चिन के पास गई थी क्योंकि उसने ये शंग को पकड़ लिया था, मगर जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ से ये शंग भाग गया था। वो जोर से चिल्लाती है कि युनग्वे तुम कहाँ पर चले गए हो। तभी ही ये शंग उसके पास आकर उसे काफी गुस्से से घूरने लगता है। ये देखकर वो सोचती है कि ये युनग्वे नहीं है, ये तो कोई और है। तो यहाँ इनिन चंतियान से कह रही थी कि जल्दी ही युनग्वे और इहुआ रिलेशन में आने वाले हैं। ये सुनकर चंतियान कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उन दोनों को मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी प्यार होना इम्पॉसिबल है। इनिन उसे कहती है कि तुम तो सच में बेवकूफ हो, हीरो हीरोइन को बचाए या फिर हीरोइन हीरो को बचाए, उन दोनों में प्यार तो होता ही है। जब मैं छोटी थी तब तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी और तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। चंतियान उसे कहता है कि अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो क्या तुम उसे भी अपना दिल दे देती। वो कहती है कि नहीं, बल्कि मैं भगवान से ये प्रार्थना करती कि अगले जन्म में मैं उसकी सर्वेंट बनूं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम अगले जन्म में मेरी सर्वेंट ही बनना। ये शंग इहुआ को अपने क्लोज करके उसे ध्यान से देखने लगता है। तो वो कहती है कि तुम युनग्वे नहीं हो। ये शंग कहता है कि अगर मैं युनग्वे नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ, तुम चाहो तो मुझे चेक कर सकती हो। ये सब कुछ कहते हुए वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रहा था। इहुआ उसे सुई मारकर बेहोश कर देती है एंड फिर सोचती है कि इसकी पर्सनालिटी एकदम से कैसे चेंज हो गई। बाहर चिन चंगतियान से कह रही थी
कि हमने उस लड़के को डॉक्टर इहुआ के क्लिनिक के बाहर घूमते हुए देखा तो हमें लगा कि वो कोई चोर है, इसलिए हमने उसे पकड़ लिया। लेकिन अभी अभी इहुआ ने बताया कि वो तो उसका असिस्टेंट है। फिर हम इस सफेदी के चमकार को देखते हैं जिसका नाम है लिंशी। चीन उसके पास आकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि दिख नहीं रहा कि पेंटिंग्स बना रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें आर्ट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए तुम मुझसे बेफालतू के सवाल मत पूछो और यहाँ से चलती बनो। इहुआ येशंग को लेकर आ रही थी तो चंगतियान कहता है कि मैं इसे पकड़ता हूँ। इहुआ चीन से कहती है कि अगर आगे चलकर मेरे घर में कोई आवारा कुत्ता भी घुस गया फिर भी तुम उसे मेरी परमिशन के बगैर टच मत करना। फिर हम एक काले कपड़े पहने हुए इंसान को देखते हैं। वो किसी से कह रहा था कि ये फैमिली तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी मेरे पास उस ड्रग का फॉर्मूला है जिसके जरिए मैं अभी भी पैसे कमा सकता हूँ। अब ये बंदा कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इहुआ येशंग को दवाई पिला रही थी तो चंगतियान कहता है कि ये काम मैं कर देता हूँ, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। चंगतियान वहाँ से जा रहा था तो उसे लग रहा था कि इहुआ अभी ही उसे रोकेगी, लेकिन वो तो ऐसा कुछ करती ही नहीं। ये देखकर उसे थोड़ा बुरा लग जाता है। तो यहाँ इहुआ सोच रही थी कि पहले इसकी पर्सनैलिटी कितनी क्यूट और मासूम थी, लेकिन अचानक से ही ये खड़ूस और गुस्सेल टाइप का बन गया। आगे सफेदी की चमकार के पास ई आती है और उसे बकवास बातें करने लगती है। तो वो उसे कहता है कि तुम खाना खाने के बाद बात करो क्योंकि तुम्हारे मुँह से खाना बाहर निकल रहा है। ई उसे कुछ पैसे देती है तो वो उसे एक पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड ने सभी लड़कियों को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसका चक्कर तो किसी लड़के के साथ चल रहा है। ई कहती है कि अगर उसे लड़के पसंद थे तो फिर उसने लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ क्यों किया। तो सफेदी की चमकार कहता है कि ये पेंटिंग मैं उसके शादी के दिन गिफ्ट में देने वाला हूँ क्योंकि उसने लड़कियों के साथ जो चीट किया है इस बात का मैं उसे बदला ले सकूं। ये कहती है कि तुम्हारी नजरें तो सच में सीसीटीवी से भी ज्यादा तेज है, तुम तो सच में एक चालू आदमी निकले। तभी ही ई की नजर इस पेंटिंग पर जाती है जिसमें येशंग और इहुआ काफी ज्यादा क्लोज थे। इन्हें जल्दी से उस पेंटिंग को लेकर चंगतियान को दिखाने के लिए ले जाने लगती है। वो कहती है कि आज मैं उस आदमी को दिखा दूंगी कि वो जिस औरत इहुआ के पीछे पड़ा है वो तो अपने असिस्टेंट के ही साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मगर जब वो उसके घर पर पहुंचती है तो वो तो नहा रहा था, इसलिए वो उसे दूर से ही देखने लगती है एंड कहती है कि मुझे पता नहीं था कि इसका फिगर इतना ज्यादा मस्त है। तो यहाँ इहुआ येशंग को लेकर किसी दिमाग के डॉक्टर के पास आई थी। वो डॉक्टर कहती है कि इसकी बीमारी बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए मैं ठीक से डायग्नोस नहीं कर पा रही। प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। उसके जाने के बाद येशंग कहता है कि ई प्लीज तुम मुझे घर से बाहर मत निकाल देना, तुम जो भी कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगा। ये सुनकर इहुआ उसे कहती है कि इस बॉक्स को लेकर जाओ और सफेदी की चमकार को डिलीवर कर दो। जब येशंग उसके कमरे में आता है तो उसका पूरा रूम पेंटिंग से भरा हुआ था कि तभी ही उसकी नजर इस पेंटिंग पर जाती है। वो जल्दी से इस पेंटिंग को निकालने लगता है। तभी ही सफेदी के चमकार आकर कहता है कि दूसरों की चीजों को इस तरह से टच करना गलत बात होती है। येशंग उसे कहता है कि तुम बिना हमारी परमिशन के इस तरह की पेंटिंग्स कैसे बना सकते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें दिन दहाड़ी ये सब कुछ करते हुए कोई शर्म नहीं आई, तो मुझे ड्रॉ करने में कैसी शर्म आएगी। येशंग कहता है कि हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा करके इहुआ की रेप्यूटेशन को खराब कर रहे हो। इतना कि अगर वो पेंटिंग्स लेकर जा रहा था कि सफेदी के चमकार उसे रोकता है, मगर येशंग के धक्का लगने पर उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर वो गुस्सा करने लगता है कि मेरा हाथ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, अब मैं म्यूजिक कैसे बचाऊंगा। अचानक से ही येशंग की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। इहुआ सोच रही थी कि युनवे की पर्सनालिटी बार बार चेंज क्यों हो रही है। लगता है कि मुझे अपनी डैड की मेडिकल बुक में चेक करना होगा। कि तभी ही वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता है कि आपको जल्दी ही पेविलियन चलना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि क्या युनवे ने फिर से कोई ट्रबल खड़ी कर दी है। तो वो कहता है कि हाँ। इहुआ जब पेविलियन पहुँचती है तो येशंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तभी ही चीन आकर कहती है कि आज लिंशी म्यूजिक बजाने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाएगा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं गेस्ट के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? येशंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर वो स्टेज पर जाकर अपनी तलवारबाजी दिखाने लगता है। उसके मूव्स इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव
थे कि वहाँ पर सभी लड़कियाँ उसके लिए पागल होने लगती है। एक तो बेचारी इतनी ज्यादा चिल्ला रही थी कि बेहोशी के मारे गिर ही जाती है। चिन कहती है कि ये लड़का तुम्हें कहाँ से मिला? इसने तो आते ही सीधा सभी लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया है। कि मत बोलो, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। तो इहुआ कहती है कि ऐसा सोचना भी मत। जब वो लोग पेविलियन से वापस जा रहे थे तो इहुआ काफी ज्यादा जेलस थी। वो कहता है कि मैंने लिंची की पेंटिंग को जला दिया, क्या तुम इस वजह से मुझसे गुस्सा हो? लेकिन देखो, मेरा इसमें कुछ रीजन था। उस पेंटिंग में ऐसा कुछ था जिससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। ये सुनकर वो कहती है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये शंग कहता है कि तुम्हें फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। तुमसे जुड़ी हुई हर चीज से मुझे फर्क पड़ता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उस पेंटिंग को देखने के बाद कोई भी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात करे। ये सब कुछ कहते हुए वो उसके काफी क्लोज आ गया था। तभी ही वहाँ पर झांकते रहो वाले अंकल आकर इन दोनों को डिस्टर्ब कर देते हैं। इहुआ उसके फेस पर मुखौटा रखते हुए कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। तो वो कहता है कि अभी अभी तुम जिस चेहरे को देख रही हो वही मेरा असली चेहरा है। अगले सीन में ये शंग इहुआ को ठीक से सुला रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो उसके लिए कहानी सुनाने लगता है। ये तीनों बैठकर ड्रिंक्स कर रहे थे। सफेदी की चमकार देखता है कि ये दोनों तो अपने में ही लगे हैं, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इसलिए जोर से चिल्लाता है कि हाय मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। लेकिन फिर भी ये दोनों तो अपने में ही लगे रहते हैं। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, मुझे काफी दर्द हो रहा है। वो कमीना ह्युनग्वे मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है? लिनशंग उसे पूछता है कि वैसे यकीन नहीं होता कि ह्युनग्वे ने तुम्हें डराया है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये शंग की पर्सनालिटी चेंज होने के बाद उसने इस सफेदी की चमकार को पकड़ लिया था। वो उसे कहता है कि क्या तुमने किंग ऑफ मेडिसिन के बारे में सुना है? उसको पीने के बाद आदमी हमेशा के लिए चुप हो जाता है। अभी मैं तुम्हें काफी शांति से समझा रहा हूँ कि आगे डॉक्टर इहुआ की रेपुटेशन खराब हो ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहती है कि वो तुम्हें इस तरह से कैसे धमकी दे सकता है? मैं जा रही हूँ उसे सबक सिखाने, लेकिन फिर वापस आकर कहती है कि मैं तुम्हारा बदला कल ले लूंगी। सफेदी के चमकार कहता है कि मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि मैं इस जगह को छोड़कर जा सकूँ। अगले दिन इहुआ को उसके डैड की मेडिकल बुक में ये शंग को ठीक करने का एक नुस्खा मिलता है, इसलिए वो उस जड़ी बूटी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं मिल ही नहीं रही थी। तभी ही वहाँ पर ये शंग बहुत सारा खाना लेकर आता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास इसको खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तो वो कहता है कि यहाँ पर एक जड़ी बूटी का बॉक्स पड़ा था जो कि मुझे काफी बेकार लगा, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। इहुआ कहती है कि मैं उसे कब से ढूंढ रही थी और तुमने उसे बेच दिया, तुमने ये किसकी परमिशन से किया? जाओ और उसे वापस लेकर आओ। चेंग तियान ई से कहता है कि लिनशंग ने मुझे बताया कि तुम मुझे नहाते हुए देख रही थी, कि तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तो वो कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा हैंडसम बनने को किसने कहा था? अब तुम इतने हैंडसम हो तो लड़कियां तो घुरेगी ही ना। वैसे भी तुम्हें नहाते हुए देखने का सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने देती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। ये शंग चिन के पास आया था क्योंकि उसे पैसे कमाकर उस जड़ी बूटी के बॉक्स को वापस लेकर आना था। चिन उसे कहती है कि तुम इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सफेदी की चमकार की टक्कर का हूँ, इसलिए तुम मुझे काम पर रखना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोज काम नहीं कर सकता, बस आज के दिन ही काम करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मोटी रकम देनी होगी। चिन उससे कहती है कि ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये सफेदी की चमकार काम करने में कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहा था। वो चिन से कहता है कि तुम मुझे ज्यादा पैसे दो वरना मैं काम नहीं करूंगा, तुम मेरी ये वो फलाना ढिमका शर्तें पूरी करो वरना मैं काम नहीं करूंगा। चिन उसकी इन बातों से पक रही थी कि तभी ही एक सर्वेंट आकर कहता है कि यहाँ पर ह्युनग्वे आया है। ये सुनकर चिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इस सफेदी की चमकार के होश उड़ जाते हैं। चिन उसे कहती है कि ज्यादा नखरे मत करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, वरना तुम्हें
रिप्लेस करने में मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। सफेदी के चमकार कहता है कि अभी अभी मैं बहुत सारे पैसे कमाने ही वाला था, लेकिन इस युनग्वे ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ ये शंग लड़की बनकर लिपस्टिक बेच रहा था। लड़कियों को ये लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए वो लोग खरीदने के लिए काफी धक्का मुक्की कर रही थी। तभी ही इनको पता लग जाता है कि ये तो एक लड़का है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर और भी ज्यादा धक्का मुक्की करने लगती है। ई एक भविष्य बताने वाले बाबा के पास गई थी। वो बाबा उसे जमाल खोटी की दवाई देते हुए कहते हैं कि अगर इसे तुम थोड़ा थोड़ा यूज करोगी तो इंसान बार बार टॉयलेट जाता रहेगा। अगर तुमने इसे पूरा यूज कर लिया तो इंसान मर भी सकता है। फिर वो और कोई दूसरा चूरन निकालते हुए कहते हैं कि जिस आदमी को तुम पसंद करती हो इसे ये चूरन खिला देना, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा। ई जल्दी से इन दोनों चूरन को लेकर वहाँ से भाग जाती है एंड इहुआ के क्लिनिक पर आती है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो काफी कंफ्यूज हो गई थी कि इनमें से जमाल खोटा कौन सा है और वो चूरन कौन सा है। वहाँ पर कोई आ रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी में एक चूरन को पानी में मिलाकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर चंगतियान और लिंगशंग आ रहे थे। लिंगशंग उस चूरन को देखकर उसे चाटने लगता है एंड अचानक से ही उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वो चंगतियान को देखकर मेरा तन डोले मेरा मन डोले ऐसा करने लगता है। जैसे ही वो उसे किस करने जा रहा था कि ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में लिनशन का गाल बहुत ही ज्यादा लाल था। चंतियान कहता है कि माफ करना, दोबारा मैं तुम्हें आगे से इतनी जोर से कभी भी नहीं मारूंगा। इन जो कि दूर से ये सारा नजारा देख रही थी, वो कहती है कि ये लिनशन तो सच में कबाब की हड्डी है, हर बार ये मेरा प्लान खराब कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इहुआ उस चूरन वाला पानी पी लेती है। जब वहाँ पर ये शंग उस औषधि वाला बॉक्स लेकर आता है तो इहुआ उसके काफी क्लोज जा रही थी। वो कहता है कि ई तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हो गया है। मगर इहुआ बार बार उसके क्लोज जा रही थी एंड उसे किस करना चाहती थी। ये देखकर वो उसे पानी के टब में गिरा देता है। अगले सीन में इहुआ को काफी ठंड लग रही थी। वो उसके पास दवाई लेकर आता है एंड उसे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। इहुआ उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस यहाँ पर लिनशियांग और चंतियान आए थे और मैं जानती हूँ कि वो दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये शंग उसके लिए गर्म कपड़े लेकर आता है एंड कहता है कि जल्दी से चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अगले सीन में वो मार्केट में घूमते हुए सोच रहा था कि ई बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मैंने उसे आज से पहले इतना ज्यादा शाय फील करते हुए कभी भी नहीं देखा। तभी ही वो भविष्य बताने वाले बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम तो मुझे प्यार में लगते हो। ये सुनकर वो कहता है कि आपको कैसे पता चला। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे पता ना हो। इतना कहकर वो उसे चूरन के बारे में जानकारी देने लगते हैं कि अगर तुम्हें उस लड़की को पटाना है तो तुम इस चूरन का इस्तेमाल करो। यशंग कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा बकवास है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये सुनकर बाबा उस चूरन के बारे में उसे और भी ज्यादा जानकारी देने लगते हैं। तो यशंग को पता लग जाता है कि इसी चूरन को खाने के बाद इहुआ की वो हालत हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ई को किसी ने पेड़ पर बांध दिया था। वो चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी ही वहाँ पर यशंग आकर कहता है कि वो तुम ही थी ना, तुमने ही इहुआ को वो जहर दिया ना। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यशंग कहता है कि तुम ना जानने का नाटक मत करो, क्योंकि उस बाबा ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम आगे से इहुआ के साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इनिन कहती है कि वो चैंतियन उसे पसंद करता है, जबकि उस इहुआ में तो कुछ भी खास नहीं है, वो बस एक अनमैरिड बुट्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सुनकर ये शंग को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस घर आ रहा था तो देखता है कि डॉक्टर इनियन के हॉस्पिटल पर बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। वो एक से पूछता है कि तुम तो कल ही यहाँ पर आए थे, फिर आज भी क्यों? तो वो लड़का कहता है कि इससे तुम्हें क्या, मैं तो यहाँ पर कल भी आया था, आज भी आया हूँ और आगे भी आता रहूंगा। वैसे तुम तो डॉक्टर इहुआ के असिस्टेंट हो ना, क्या तुम यहाँ पर चोरी चुप के जासूसी करने आए हो? तभी ही डॉक्टर लू नाम का एक बंदा बाहर निकल कर ये शंग से कहता है कि अगर डॉक्टर इहुआ हमसे कम्पीट करना चाहती है तो चैलेंज एक्सेप्ट है, मगर तुम उसे कह देना कि वो तुम्हें यहाँ पर भेजकर इतनी गंदी हरकतें ना करे। ये सुनकर ये शंग को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि सबको पता है कि तुमने इस सिटी के पूरे हॉस्पिटल को बंद क्यों करवाया, ताकि तुम्हारे हॉस्पिटल में सभी लोग आ सके। तुम्हें
ये लगता है कि मुझे तुम्हारी इस चाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये शंग उसे मुंह तोड़ जवाब देकर जब वापस आता है तो कुछ सैनिक आकर उसे पकड़कर ले जाते हैं। इहुआ चैंतियान से पूछती है कि क्या उसने फिर से आज कुछ कर दिया है, तो चैंतियान कहता है कि उसने इनिन को जंगल में बांध कर रखा था और उसे काफी मारा भी, इसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाला। इहुआ को चैंतियान की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो सोचती है कि ये शंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इहुआ कोर्ट जाकर मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करती है कि आप इस मामले की फिर से जांच करवाइए। इनिन ने उस पर झूठा आरोप लगाया है कि उसने उससे मारा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैजिस्ट्रेट थे वो और कोई नहीं बल्कि इनिन के ही फादर थे। वो कहते हैं कि जब इनिन वापस आई थी तो हम सभी लोगों ने देखा कि वो कितनी खून से लथपथ थी। क्या तुम अभी कहोगी कि युनग्वे निर्दोष है? ये सुनकर वो कहती है कि आपको इंसानों और जानवरों के खून में तो फर्क पता ही होगा। जानवरों का खून इंसानों के खून से ज्यादा स्मेली और गाढ़ा होता है। आप लोगों ने इनिन की बॉडी पर जो खून देखा वो जानवर का खून था, न कि किसी इंसान का। इसने कल मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए मुझे उत्तेजक ड्रग्स भी दिया। ये सुनकर इनिन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए इस तरह के झूठे झूठे आरोप मुझ पर लगा रही हो। एक तो तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे जंगल में बांधकर मुझे मारा और तुम यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर रही हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? इहुआ कहती है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो आप चैंतियान से भी पूछ सकते हैं। लिनशियान को इस ड्रग्स का नशा हो गया था और चैंतियान ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मगर चैंतियान तो इस बात से मुकर जाता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि कल लिनशियान जब आएगा तब हम उसे खुद ही पूछ लेंगे, तब तक तुम इंतजार करो। अगर मेरी बेटी ने सच में युनग्वे पर झूठे आरोप लगाए हैं और तुम्हारी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की है तो मैं खुद उससे माफी मंगवाऊंगा। अगले सीन में चैंतियान काफी ज्यादा गुस्से में था। इनिन उसे कहती है कि उस बाबा ने मुझे कहा था कि इस चूरन को पीने के बाद तुम मेरे हो जाओगे, इसलिए मैंने वो खरीद लिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सुनकर सफेदी की चमगार काफी शॉक्ड होकर कहता है कि तुम इतनी छोटी हो और कांड तो देखो कितने बड़े बड़े कर रही हो। जब लिनशियान वहाँ पर आता है तो इनिन उससे कहती है कि कल कोर्ट में तुम मेरी मदद करना, तुम ऐसा कह देना कि मुझे उस चूरन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लिनशियान कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम्हारी वजह से चैंतियान से मुझे एक जोरदार चाटा पड़ा, मैं तो तुम्हारी पोल खोल कर ही रहूंगा। ये सुनकर इनिन बहुत ही ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, लेकिन जब भी तुम मुसीबत में थे, जब भी मास्टर तुम्हें मारने वाले थे, तब बताओ तुम्हें किसने बचाया था? तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मगर चैंतियान उससे कहता है कि इस तरह से झूठ बोलने से अच्छा कि तुम अपनी गलती मानकर इहुआ और युनग्वे से माफी मांग लो। इहुआ अपने क्लिनिक में जब बैठी ही थी कि तभी ही वहाँ पर अंकल वांग नाम का एक बुजुर्ग आदमी आकर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मुझे डॉक्टर लू के पास अपना चेकअप कराने जाना है। ये सुनकर इहुआ उसे कहती है कि आपका इलाज तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकती, प्लीज अभी के लिए मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। ये सुनकर इहुआ मान जाती है, वो उसे कुछ पैसे देती है तो वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लू ही ठीक कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। अगले सीन में कमरे के अंदर डॉक्टर लू क्या बातें कर रहे हैं ये सब कुछ चीन दूर से ही सुन रही थी कि तभी ही वहाँ पर डॉक्टर इनियान आता है। वो उसे ड्रिंक की ऑफर करता है तो वो मान जाती है। वेल ये वही लड़का है जो कि रोज ही पेविलियन आता था चीन को देखने के लिए। चीन तो उसे किसी भी तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लड़का उसे जाने नहीं दे रहा था। अगले दिन कोर्ट में इहुआ उसी चूरन को लेकर आई थी। वो मैजिस्ट्रेट से कहती है कि इनिन ने उस दिन मुझे यही वाला ड्रग्स खिलाया था। इहुआ ज्यादा कुछ बोल पाती उससे पहले ही इनिन कहने लगती है कि आज फिर से तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो, तुम ये सब कुछ बंद नहीं कर सकती। तो ये सुनकर इहुआ उसे कहती है कि अगर आपको सच जानना है तो आप इसे खुद ट्राई करें। ये सुनकर इनिन मैजिस्ट्रेट को मना करती है कि डैड ऐसा मत करिए, लेकिन उसके डैड उस चूरन को खा लेते हैं। इनिन उसके लिए परेशान होने लगती है। वो जल्दी से उसे बाहर लेकर आती है और कहती है कि डैड आपको क्या हॉट फील हो रहा है। वो उसे पानी पिला रही थी, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुमने सच में इहुआ के साथ वो घटिया हरकत कर दी है। मगर इनिन का ध्यान उसकी बातों पर कम और उसकी फिक्र करने में ज्यादा था कि तभी
ही वहाँ पर इहुआ आकर कहती है कि चिंता मत करो, मैंने बस उसे सिर्फ आटा ही खिलाया है, कोई चुरन नहीं। अगले सीन में ये शंग को रिहा किया जाता है। ये दोनों इन दोनों से माफी मांगते हैं। उसके बाद इहुआ ये शंग को काफी प्राउडली यहाँ से लेकर जाती है। फिर इनिन के डैड उसे कहते हैं कि छोटी थी तब से ही मैंने तुम्हें कभी भी नहीं डांटा, इसलिए आज तुम इतनी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। तुम्हारी उस घटिया हरकत की वजह से अगर डॉक्टर इहुआ को कुछ भी हो जाता तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेती? सच में तुम जैसी औलाद मेरी कभी भी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी माँ भी ऊपर से तुम्हें देख रही होगी तो वो भी तुमसे डिसअपॉइंट होगी। ये सुनकर इनिन उसे कहती है कि आप अपने मुंह से मेरी माँ का नाम मत लीजिए, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब आप हमेशा ही काम में बिजी रहते थे। आपने मेरा और मेरी माँ का कभी भी ध्यान नहीं रखा। माँ के मरने के बाद भी आप जरा से भी नहीं बदले। आपने उस टाइम पर भी मेरी केयर नहीं की, इसलिए अभी आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे कोई सजा दे या फिर मुझे डांटे। अगले सीन में ये शंग निडल शॉप ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी कि तभी ही उसे चंगतियान मिल जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर फिर पूछता है कि तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है। ये सुनकर वो कहता है कि इहुआ ने मुझसे कहा कि मुझे ये सब कुछ सीखना होगा। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे अपना पर्स भी दिया है। ये देखकर चंगतियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जेलस होने लगता है एंड कहता है कि तुम निडल शॉप को खुद ही ढूंढ लेना। अचानक से ही लिनशन वहाँ पर टपक पड़ता है एंड कहता है कि मेरे बॉस कहाँ चले गए। ये शंग कहता है कि अभी अभी तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से ही उसका मूड खराब हो गया। लिनशन की नजर जाती है कि ये शंग के पास तो इहुआ का पर्स है। ये देखकर वो समझ जाता है कि मेरे बॉस जेलस होकर यहाँ से चले गए हैं। इनिन अपने डैड की वजह से परेशान हो ही रही थी कि लिनशन आकर उसे अभी अभी मार्केट में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगता है। वो कहती है कि यकीन नहीं होता कि वो बस एक पर्स के लिए नाराज हो गया। अगले सीन में इनिन पर्स बना रही थी। उसे सिलाई और एम्ब्रॉयडरी का काम आता नहीं था, लेकिन फिर भी वो चंगतियान के लिए ये करती है। अगले सीन में वो बहुत सारे पर्स बनाकर चंगतियान के पास जाती है एंड कहती है कि तुम्हें इनमें से जो भी पसंद आए उसे तुम रख सकते हो। वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। इनिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे पसंद करते हो, तो इनमें से ही एक पर्स हमारे प्यार की निशानी होगा। वैसे तुम्हें तो पता ही है ना कि बचपन से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ और बचपन से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हम बचपन में रोज ही खेला करते थे और आगे चलकर भी हम लोग इसी तरह से रहेंगे। चंगतियान कहता है कि लेकिन मुझे तो कुछ और ही याद है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि चंगतियान जब छोटा था तब कुछ बच्चे हमेशा ही उसे बुली करने के लिए आ जाते थे, तब इहुआ आकर उसकी मदद करती थी। चंगतियान कहता है कि जब भी ये लोग मुझे बुली करते हैं तब तुम हमेशा ही मेरी मदद करने के लिए आ जाती हो, इसके लिए थैंक यू। तो वो कहती है कि ये लोग तुम्हें इसीलिए बुली करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास हर बार कोई ना कोई अच्छी चीज होती है जिन्हें ये लोग छीनना चाहते हैं। अब तुम्हें बड़े होकर इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना है कि ये सभी लोग तुम्हें बुली ना कर सके। प्रेजेंट में चंगतियान कहता है कि मैंने इहुआ की उस बात को अभी भी याद रखा है, इसलिए आज मैं एक पुलिस ऑफिसर बना। इनिन कहती है कि चुप हो जाओ, तुम मेरे सामने उस इहुआ की बातें मत करो। वैसे तुम्हें क्या याद नहीं कि बचपन में मैं तुम्हारे साथ रोज खेलने के लिए आती थी? तो चंगतियान कहता है कि उस टाइम से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी बहन की नजर से ही देखा है। ये सुनकर वो उसे सीधा किस कर लेती है। चंगतियान बेचारा शॉक्ड हो ही रहा था कि तभी ही वहाँ पर कबाब में हटे लिनशन टपक पड़ता है एंड कहता है कि बॉस मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू करो। तो दूसरी तरफ ये शंग इहुआ को कोई मेडिकल बुक की थ्योरी पढ़कर सुना रहा था, तो वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। ये सुनकर वो उसे कोई राजकुमार की कहानी सुनाता है जिससे उसे नींद आ जाती है। अगले दिन लिनशंग चंगतियान से मिलता है एंड उसे कहता है कि कल रात मैं आपके कमरे के पास कोई ताकाझाकी नहीं कर रहा था, बल्कि वहाँ पर एक्सीडेंटली आ गया था। वैसे मुझे तो इनिन आपके लिए परफेक्ट लगती है, उसका लुक अच्छा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। तो चंगतियान उसे कहता है कि इनिन मेरी बहन जैसी है, मेरे अंदर उसके लिए कोई लव इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर लिनशंग कहता है कि लगता है कि मेरे बॉस डॉक्टर इहुआ के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल है। तो यहाँ इहुआ ये शंग के पास से बहुत सारे दवाइयों से भरे हुए बैग्स को उठवा रही थी। ये शंग उनमें कौन सी दवा है वो बस सूंघ कर ही बता रहा था। तो ये देखकर वो कहती है कि तुम्हारा नाक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे सिटी में तुम्हारी जितनी सूंघने की शक्ति और किसी के भी पास नहीं होगी। ये शंग कहता है कि हम इन्हें 20-20 रुपए में बेच डालेंगे और आज रात अच्छा खाना खाएंगे। तो ये सुनकर वो कहती है
कि ये सारी दवाइयाँ पैसे कमाने के लिए नहीं है, मैं इन सभी को फ्री में बांटने वाली हूँ। ये शंग कहता है कि तुम तो काफी अच्छी डॉक्टर हो, पर फिर पता नहीं क्यों डॉक्टर लू के हॉस्पिटल में लोग ज्यादा चाहते हैं। तभी ही ईहुआ को लाइट होती है। वो सोचती है कि जरूर डॉक्टर लू अपने पेशेंट को कोई नशे वाली दवाई खिलाते हैं, इसलिए वो बार बार उनके यहाँ चाहते हैं। सफेदी के चमकार डॉक्टर इनियान के पास आया था। डॉक्टर इनियान उसे कहते हैं कि तुम्हें किडनी की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी बताई हुई दवाई और ठीक से डाइट लोगे तो ये ठीक हो जाएगी। सफेदी के चमकार कहता है कि डॉक्टर, आप मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, क्योंकि मैं तो ठहरा एक बहुत बड़ा स्टार। अगर मेरे फैंस को पता लग गया कि मैं बीमार हूँ तो वो तो दुखी हो जाएंगे ना, और मैं अपने फैन को इस छोटी सी प्रॉब्लम के जरिए परेशानी में नहीं डालना चाहता। तभी ही वहाँ पर ये शंग आकर डॉक्टर इनियान से कहता है कि मैं आपसे कम्पीट करना चाहता हूँ। इसके लिए डॉक्टर इनियान मान जाते हैं। वैसे गाइस, डॉक्टर लू ही डॉक्टर इनियान है, क्योंकि उसका पूरा नाम लू इनियान है, जो कि अभी अभी मुझे पता चला। ये शंग सारी दवाइयों को सूंघकर उसके नाम बता रहा था, लेकिन जो लास्ट वाली थी उसे सूंघकर उसे नशा हो जाता है एंड एकदम से उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि वो फिर से क्यूट और मासूम वाली पर्सनालिटी में आ जाता है। अगले सीन में ईहुआ जब क्लिनिक वापस आती है तो उसकी क्लिनिक का पूरा सामान बाहर फेंकवाया जा रहा था। ईहुआ जल्दी से अंदर आकर डॉक्टर इनियान से पूछती है कि ये सब कुछ क्या है, तो वो कहता है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझसे शर्त लगाई थी, अब वो शर्त हार गया है, इसलिए मैं तुम्हारा दवाखाना और तुम्हारा घर अपने नाम कर रहा हूँ। ईहुआ उसे कहती है कि ये लड़का तो बस मेरा एक छोटा सा असिस्टेंट है, ये मेरे घर और क्लिनिक के बारे में इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए तुम मेरे घर और क्लिनिक के बारे में भूल जाओ और यहाँ से निकलो। तो वो कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, ये जगह तुम्हारे नाम पर है, इसलिए डिसीजन तो तुम ही ले सकती हो, लेकिन अब ये शर्त हार गया है। तो मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे तुम्हारा घर नहीं मिला तो मैं तुम्हारे हाथ काट लूंगा। अब मुझे ये शंग के हाथ चाहिए। वो जैसे ही ये शंग के हाथ काटने वाला था तो ईहुआ कहती है कि रुको, मुझे इससे कुछ बात करनी है। वो ये शंग से कहती है कि ये डॉक्टर इनियान बहुत ही ज्यादा चालाक है, उससे शर्त लगाने से पहले तुम्हें ठीक से डिस्क्लेमर पढ़ लेना चाहिए था। वैसे तो तुम हमेशा ही स्मार्ट बने फिरते रहते हो, फिर आज उल्लू बनने वाली हरकत कैसे कर दी बेवकूफ बंदर कहीं के। इस पर ये शंग कुछ भी नहीं बोलता, बस भोली सी शक्ल बनाकर उसकी डांट सुनता रहता है। तभी ही डॉक्टर इनियान आकर कहता है कि अगर तुम दोनों ने बात कर ली हो तो मुझे ये शंग के हाथ चाहिए। ये सुनकर ईहुआ उस घर को छोड़ देती है। अगले सीन में वो होटल में रूम लेने के लिए जाती है तो वहाँ का कोई सर्वेंट उसे कहता है कि यहाँ के सारे कमरे बुक्ड है, बस एक वीआईपी रूम ही बचा है, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव है तो तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। ये सुनकर ईहुआ उसे कुछ पैसे दिखाती है। पैसों को देखकर उस सर्वेंट की आंखें चमक उठती है। वो कहता है कि जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हें वीआईपी रूम दिखाता हूँ, पर ईहुआ उसे कहती है कि अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे होटल में स्टे नहीं करना है। इतना कहकर वो जाने लगती है। उसके पीछे पीछे ये शंग आ रहा था तो वो कहती है कि तुम मुझे फॉलो मत करो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारा रास्ता सेम है। अगले सीन में ईहुआ एक बंद पड़ी झोपड़ी जैसी जगह पर आती है तो ये शंग उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाता है। वो उसके लिए वहाँ पर बेड बनाता है एंड फिर ईहुआ को ठंड लग रही थी, इसलिए वो वहाँ पर आग भी जला देता है। वो देखता है कि ईहुआ सो नहीं रही, इसलिए वो बाहर चला जाता है। बाहर बारिश के कारण ठंड काफी बढ़ गई थी तो यहाँ अंदर ईहुआ सोचती है कि डैड, मैंने आपका घर और क्लिनिक दोनों ही गवा दिया है, अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर के बाद ईहुआ सो जाती है तो ये शंग अंदर आता है। वो कहता है कि माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो आग के अंदर लकड़ियां डालकर फिर से जा रहा था कि ईहुआ उठकर उसे कहती है कि अंदर ही रहो, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। फिर भी वो जा रहा था तो वो कहती है कि चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ये शंग कहता है कि भले ही तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र भी है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा स्पेशल मत समझो, ये तो तुम ठंड में जमकर मर ना जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अगर तुम मर जाते तो सीधा शक मुझ पर ही आता कि इसी ने ही कुछ किया होगा। इतना कहकर ईहुआ सोने लगती है। वो उसे इस तरह से सोते हुए देख रहा था कि उसके कपड़े आग में जलने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चलता। ईहुआ को जब जलने की स्मेल आती है तो वो जल्दी से ये शंग को आगाह करती है और इस आग को बुझाने के चक्कर में वो दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। ईहुआ जल्दी से उसे दूर होकर कहती है कि तुम्हारी स्मेलिंग पावर तो बहुत ही ज्यादा तेज है, फिर कपड़ों पर आग लग गई, ये बात तुम्हें कैसे नहीं पता चली। ये शंग कहता है
कि जब मैं इनियन के साथ कंपटीशन कर रहा था तभी ही बीच में मेरी स्मेलिंग पावर चली गई। ये सुनकर इहुआ उसके कपड़ों में जहरीली सुई ढूंढने लगती है, मगर ये शंग को ये सब कुछ काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था। तभी ही इहुआ को एक सुई मिल जाती है। वो उसे कहती है कि इसी की ही मदद से इनियन ने तुम्हारी स्मेलिंग पावर को रोका था। ये शंग कहता है कि ये तो सरासर चीटिंग है, वो कमीना इस हद तक कैसे गिर सकता है। ये शंग तो गुस्सा होकर इनियन से लड़ने के लिए जाने लगता है, तो वो उसे रोक कर कहती है कि कहाँ जा रहे हो, काफी रात हो गई है, हम इसके बारे में कल सुबह उठकर बात कर लेंगे। इतना कहकर इहुआ तो सो जाती है, मगर ये शंग देखता है कि उसकी पीठ पर छोटी सी चोट लगी है एंड खून को देखकर उसकी पर्सनालिटी फिर से चेंज हो जाती है। अगले दिन जब वो उठता है तो चैंतियन यहाँ पर आया था। वो इहुआ से कहता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारा क्लिनिक वापस नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे घर पर रहो। ये शंग बीच में टपक कर कहता है कि थैंक यू हम दोनों को अपने घर में आसरा देने के लिए। तो चैंतियन कहता है कि मैंने सिर्फ इहुआ को आने को कहा है, तुम्हें नहीं। ये शंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम्हें हम दोनों की कितनी परवाह है। इतना कहकर वो आगे आगे जाने लगता है। लिनशन इनिन के पास आकर उसे ये न्यूज सुनाता है तो वो जोर से चिल्लाती है कि क्या वो इहुआ की बच्ची मेरे हस्बैंड के घर तक भी आ गई। इहुआ डॉक्टर इनियन से कहती है कि इस क्लिनिक में मेरे डैड की कुछ किताबें हैं जिसको मुझे वापस लेकर जाना है। वो नहीं मानता तो ये शंग उसे काफी डराता है तो वो मान जाता है। वो कहता है कि ये पूरी जगह मेरी है, इसलिए तुम अपने साथ किसी भी चीज को लेकर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें एक रात का टाइम देता हूँ, जितना रीड करके याद रखना है कर लो। यहाँ इनिन अपना पूरा बोड़िया बिस्तर लेकर चैंतियन के घर पर आ गई थी। वो उसे कहती है कि मेरे डैड मुझसे काफी नाराज है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास कोई आसरा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर रहने आ गई हूँ। चैंतियन तो उसे मना करता है, लेकिन ये इनिन तो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। यहाँ इहुआ अपने डैड की बुक को किसी दूसरे पेपर पर कॉपी कर रही थी, मगर ये शंग को तो रोमांस करने की सोच रही थी, तो वो उसे थोड़ा डांट देती है। वो कहता है कि मैं ये बुक रीड करके याद रख सकता हूँ, तो तुम्हें इन्हें कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इहुआ को उठाकर बेड के पास लेकर आता है तो वो तो कुछ और ही समझने लगती है, मगर वो उसे कहता है कि तुम आराम करो, मेरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तो मैं इन बुक्स को याद रख सकता हूँ। अगली सुबह इहुआ जब उठती है तो देखती है कि ये शंग अभी भी बुक रीड कर रहा है कि तभी ही वहाँ पर इनियन आकर कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इनिन लंच करते टाइम काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि जब से वो चैंतियन के घर पर रहने के लिए आई है तब से ही चैंतियन अपने घर पर नहीं आया। इनिन को इतना ज्यादा दुखी देखकर ये शंग से कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सेटिंग कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कि तभी ही वहाँ पर लिनशन आकर कहता है कि वो डॉक्टर इनियन इहुआ की क्लिनिक को रेस्टोरेंट में बदलने जा रहा है। अगले सीन में ये सभी लोग क्लिनिक में इकट्ठा होते हैं। ये शंग इनियन से कहता है कि चलो फिर से एक कंपटीशन करते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, एंड अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ये क्लिनिक फिर से इहुआ को वापस देना होगा। इनियन तो इसके लिए मना करने वाला था, लेकिन लोगों को आता देखकर वो इस कंपटीशन करने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो इस क्लिनिक को छोड़कर मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारा भी नहीं होगा। ये शंग मान जाता है। अगले सीन में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इन लोगों को दवाइयों को सिर्फ सूंघ कर ही उसके नाम बताने थे। लोग बड़े चाव के साथ इस कंपटीशन को देख रहे थे, क्योंकि उनको जानना था कि लास्ट में कौन जीतेगा। डॉक्टर इनियन सभी औषधियों का नाम ठीक से बता पा रहा था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसको वो सूंघने पर बता नहीं पाता, इसलिए वो 2-3 बार चाट कर उसे देखता है, पर फिर भी उसे पता नहीं चलता कि ये चीज आखिर में है क्या। और ऐसे में ही इनियन इस कंपटीशन को हार जाता है। जब वो उसे खुलकर देखता है तो वो तो गाय का गोबर था जिसको उसने 2-3 बार चाट लिया था। ये देखकर सभी लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं एंड वो एम्बेरस होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इहुआ के इस क्लिनिक को बंद कर दिया जाता है। इनियन उसी ब्लैक कपड़े वाले इंसान के पास आकर उसे ये सारी बातें बता रहा था, तो वो इंसान उसे कहता है कि ये शंग से तुम थोड़ा संभल कर रहना, मुझे उसकी आइडेंटिटी कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर फ्यूचर में तुम्हें उसे खत्म करने का कोई चांस मिले तो बेझिझक कर देना। उसके बाद इनियन चिन के पास आकर उसे कुछ ज्यादा ही टची हो रहा था। चीन को तो उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती। तभी ही वहाँ पर सफेदी की चमकार जोर जोर से चलाते हुए आता है एंड कहता है कि वो कमीना इनियन, उसकी हिम्मत। मगर इनियन को देखकर कहता है कि डॉक्टर इनियन वो कितने महान इंसान है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना महान इंसान कभी नहीं देखा, मुझे कुछ काम याद आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कल्टी मार लेता है।
ये शंग इनिन से कहता है कि कितने दिन हो गए पर चैंतियान घर वापस लौट कर नहीं आया। तुमने उसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया कि वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। इनिन अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए कहती है कि कुछ भी तो नहीं। अगले सीन में चैंतियान अपने ही घर में चोरी चुपके घुस रहा था तो इनिन उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ये डर लग रहा है कि उस दिन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तुम्हें कहूंगी? मगर वो चैंतियान के एक्सप्रेशन को देखकर कहती है कि माफ करना, मुझे तुमसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें ये लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हारा फायदा उठाया तो तुम भी बदले में मुझे किस कर सकते हो। मगर चैंतियान तो उसे इस तरह से देखकर अपना मुंह बिगाड़ने लगता है कि तभी ही बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगती है तो ये दोनों बाहर जाते हैं। बहुत सारी औरतें ये शंग की ब्यूटी को देखकर उसके लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। इनिन उसके पास आकर कहती है कि जब से ये शंग ने इनियन को हराया है तब से ही ये काफी फेमस हो गया है, तो क्या आप लोग इस बात का फायदा उठाना चाहती है? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये शंग को जवान नहीं बल्कि बुढ़ी लड़कियां पसंद है। यह सुनकर वो सारी औरतें अपनी बेटियों को छोड़कर अपनी अपनी सेटिंग कराने में लग जाती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा बुढ़ी हूँ, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। तो दूसरी कहती है कि नहीं, इससे ज्यादा तो मैं बुढ़ी हूँ। बेचारा ये शंग उन सभी औरतों से अपना पीछे छुड़ाने के बाद जब अंदर आता है तो देखता है कि इहुआ तो जेलस है। वो उसे ठीक से बात भी नहीं करती एंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये शंग उसे मनाने के लिए उसके लिए कपड़े और ज्वेलरीज खरीदता है। उसको तो ये लग रहा था कि इहुआ उसे खुश होकर उसे किस कर लेगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उसे पूछती है कि इतने सारे कपड़े और ज्वेलरीज खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो कहता है कि मैंने अपने आप को बेच दिया है। वो कहती है कि क्या कहा, अपने आप को बेच दिया? किससे? तो वो कहता है कि इनिन को। इहुआ कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम्हें ये लगा कि मेरा क्लिनिक चला गया इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तुमने नया बॉस ढूंढ लिया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, गलती से भी मेरा पीछा मत करना, तुम जाओ अपनी उस इनिन के पास। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद इनिन वहाँ पर आती है और कहती है कि उसने क्या कहा, वो इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही थी, क्या मेरा बताया हुआ प्लान काम नहीं किया? तो वो कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन वो काफी गुस्से में थी। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मैंने तुम्हें अपने आप को बेच दिया है। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम साउथ पोल के सुअर हो? तुम सच में कोई बेवकूफ इंसान हो या फिर तुम्हें बात ही समझ में नहीं आती? पर कोई बात नहीं, अगर प्लान ए फेल हुआ है तो मेरे पास प्लान बी है। मैंने तुम्हारी सेटिंग कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो इसे मैं पूरा करके ही रहूंगी। इतना कहकर वो उसे डेट पर जाने का एक प्लान बताती है। अगले सीन में जब वो रात में आती है तो इहुआ चैंतियान के साथ डिनर कर रही थी। ये देखकर इनिन कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो चैंतियान को देखकर कहती है कि यहाँ पर इहुआ के साथ ये शंग को आना था ना कि तुम्हें। फिर वो इहुआ के साथ ड्रिंक करने का कंपटीशन करने लगती है। चैंतियान के रुकने पर भी वो दोनों नहीं रुक रही थी कि तभी ही वहाँ पर ये शंग आ जाता है। चैंतियान तो इहुआ को इस हालत में ये शंग के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इहुआ ही उसके साथ चली जाती है। तो वहीं इनिन ड्रंक होने के बाद चैंतियान को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। इहुआ ये शंग से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी वजह से मेरा घर चला गया, मेरा क्लिनिक चला गया और तुम उस इनिन के पास चले गए। मुझे तो तुम्हें एक जोर का थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तुम उस इनिन को पसंद नहीं कर सकते वरना मैं सच में अपसेट हो जाऊंगी। ये शंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इनिन को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो उसके चेक पर किस करती है। अगले दिन लिंशान आकर कहता है कि इहुआ ने मुझे डॉक्टर इनियन के बारे में पता लगाने को कहा था, तो जब मैं कैपिटल गया तो मुझे बस इतनी ही जानकारी मिली कि ये इनियन पहले डॉक्टर ये सिली का स्टूडेंट हुआ करता था, मगर फिर वो ये सिली की एकेडमी छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ गया। इसका क्या रीजन था ये मुझे पता नहीं है। इनियन कहती है कि लिंशान के बाद तो सफेदी की चमकार ही सबसे बड़ा चुगलीखोर है, उसके पास हर बार कोई न कोई मसालेदार खबर होती ही है, तो क्यों ना हम उसे जाकर एक बार पूछ ले। अगले सीन में ये सभी लोग सफेदी की चमकार के पास गए थे। सफेदी की चमकार ये शंग को देखकर कहता है कि ये आदमी मेरी नजरों में खटक रहा है, इसे बाहर निकालो वरना मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। ये सुनकर ये शंग वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद ये कहता है कि कैपिटल में थोड़े दिन पहले ही एक घटना हुई जिसमें पूरी की पूरी ये फैमिली को खत्म कर दिया गया, मगर सुनने में ये भी आया है कि ये सिली का बेटा जो कि 20 साल का था वो इसमें जिंदा रह गया है एंड कहीं भाग गया है। ये सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं।
उनको यही लग रहा था कि कहीं ये सिली का बेटा ये शंग तो नहीं, मगर वो सभी लोग इस बात को इग्नोर करते हुए ट्रिप पर घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ आकर इनिन ये शंग से कहती है कि तुम्हें ये पेड़ याद है, तुमने मुझे उस दिन इसी पेड़ से बांधा था। ये शंग की नजर इन दोनों पर थी क्योंकि वो दोनों काफी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तो इनिन कहती है कि अब हम दोनों एक टीम है, हमने डिसाइड किया था कि तुम मेरी मदद करोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इस वजह से ये दोनों कपल बनते जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। मेरे पास एक और आइडिया है, तुम इहुआ को लेकर एक ब्यूटीफुल सी जगह पर जाओ एंड वहाँ जाकर उसे प्रपोज कर दो, ताकि मैं भी चेंटियान के साथ अकेले में कुछ टाइम बिता सकूं। अगले सीन में ये शंग इहुआ को लेकर किसी नदी के पास आया था। वो उसे यहाँ पर लाकर ये कहना चाहता था कि आई लाइक यू, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उस पर हमला हो जाता है। ये दोनों इन हमलावरों से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग रहे थे और इसी भगदड़ के चक्कर में ये शंग पहाड़ से नीचे गिर जाता है एंड उसके माथे पर चोट लग जाती है। चेंटियान जब लकड़ियाँ लेकर वापस आता है तो पूछता है कि इहुआ और ये शंग कहाँ गए। तो इनिन कहती है कि वो लोग तो पहले ही घर चले गए हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि फिर हमें भी यहाँ पर नहीं रुकना है, हम भी वापस चले जाते हैं। तो यहाँ इहुआ ये शंग को लेकर किसी गुफा जैसी जगह पर आई थी। वो उसके घाव को साफ करके उसकी पट्टी कर देती है कि तभी ही ये शंग को होश आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे काफी थकी हुई लग रही हो, तो तुम आराम करो, लकड़ियाँ जलाने का काम मैं कर देता हूँ। काफी रात हो गई थी। चेंटियान को इहुआ की फिक्र हो रही थी कि ये अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई। तो इनिन उसे कहती है कि वो दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं है कि खो जाए, तुम उन दोनों की फिक्र मत करो, क्या पता वो ट्रीटमेंट देने के लिए किसी दूसरे गांव में चले गए हो, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और चुपचाप खाना खाओ। यहाँ पर ये दोनों सो रहे थे कि तभी ही इहुआ उठ जाती है। वो देखती है कि ये शंग को तो तेज फीवर हो गया है, इसलिए वो जंगल में जाकर कुछ औषधियाँ ढूंढ कर लाती है। जैसे ही वो उस दवाई को उसे पिलाने के लिए जाती है तो ये शंग उस दवाई को बाहर निकाल देता है, क्योंकि अभी वो बेहोश था, इसलिए वो उसे माउथ टू माउथ उस दवाई को पिलाती है। अगले दिन चेंटियान इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो अपने आदमियों को ये ऑर्डर दे देता है कि जाओ और इहुआ को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के साथ जरूर कुछ तो बुरा हुआ है। यहाँ ये शंग को जब होश आता है तो इहुआ उसे कहती है कि कल रात तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर तुम्हें दर्द हो रहा हो तो बता दिया करो, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। ये शंग उसे कहता है कि अब से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे। तो वो कहता है कि ये वाली बात मैं तुम्हारी नहीं मान सकता। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। इनिन बहुत ही ज्यादा बेफिक्र नजर आ रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों रात भर से घर वापस नहीं आए। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा। चेंटियान तभी ही गुस्से में आकर उसे कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि वो दोनों जंगल से वापस आ गए हैं, फिर वो दोनों अभी भी जंगल में क्या कर रहे हैं? एक सैनिक ने मुझे बताया कि उन पर हमला हो गया है। क्या ये सब कुछ तुमने करवाया है? क्या तुम मुझे पाने के लिए इतनी ज्यादा मरी जा रही हो कि तुमने दो लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया? चेंटियान की ऐसी बातें इनिन को हर्ट कर देती है। वो कहती है कि ये शंग मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच कैसे सकती हूँ? मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे काफी अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कैसी हूँ, फिर भी तुम इस तरह के आरोप मुझ पर कैसे लगा सकते हो? और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ किया है तो तुम ऐसा सोच सकते हो, अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो चली जाती है। इनिन को इस तरह से देखकर चेंटियान भी समझ जाता है कि इस बार उसने बोलने में सच में हद पार कर दी है। अगले दिन चेंटियान इहुआ और ये शंग को ढूंढने में अभी भी लगा हुआ था कि वहाँ पर इनिन कुछ सैनिकों के साथ आ जाती है। दरअसल में वो भी उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। चेंटियान जब उसे आवाज देता है तो वो उसकी बात नहीं सुनती एंड उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ हमलावर इन दोनों का पीछा कर रहे थे। ये शंग इहुआ को बेहोश करके कहता है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम भी हर्ट हो जाओ। इतना कहकर वो उन हमलावरों का ध्यान भटकाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर ये सभी लोग आकर उन हमलावरों को वहाँ से भगा देते हैं। अगले सीन में ये दोनों सही सलामत वापस आ गए थे। इहुआ इनिन को थैंक यू कहती है तो वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, ये शंग मेरा दोस्त है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं ये बात मानती हूँ कि मैं पहले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं हूँ कि मैं किसी को मरने के लिए छोड़ दूँ। और अभी इहुआ मुझे तुम्हें लेकर कोई भी शिकायत नहीं है। इतना कहकर वो जा रही थी। चेंटियान उसे बात करना चाहता था, लेकिन इनिन उसे कोई बात नहीं करती एंड फिर से इग्नोर करते हुए चली जाती है। अगले सीन में ये शंग इहुआ से कहता है कि मैं कैपिटल से आया हूँ
हूँ। जंगल में आज जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ दोबारा हो और मेरी वजह से तुम हर्ट हो जाओ, इसलिए मैं कैपिटल वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो उसे किस कर लेती है एंड कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लिनशन चेंतियान से कहता है कि बॉस, आप इन की वजह से अभी परेशान है ना? आप तो सच में एक नंबर के बुद्धू इंसान निकले। जब मैं आपको सलाह दे रहा था कि आप इन के साथ सेट हो जाओ, तब तो आपने मेरी बात मानी नहीं, तो अब पछताने से क्या फायदा। तभी ही वहाँ पर इन आकर उसे कहती है कि ई हुआ येशंग के साथ कैपिटल जा रही है, जाकर उसे रोको और अपने दिल की बात बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें रिग्रेट हो। इतना कहकर वो चली जाती है। लिनशान कहता है कि इन को इतना ज्यादा दुखी आज से मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? मगर वो लिनशान की बात को इग्नोर करता हुआ सीधा इहुआ के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम येशंग के साथ कैपिटल जा रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, येशंग की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, वो मेरा पेशेंट है, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना ही होगा। चैंतियान कहता है कि क्या सच में यही रीजन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं? तो वो कहती है कि हाँ, बस यही रीजन है कि वो मेरा पेशेंट है और मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। चैंतियान सोचता है कि इहुआ, तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, क्या तुम मुझसे ये नहीं कह सकती कि तुम उसे पसंद करती हो? जब ये दोनों कैपिटल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं कि उनके सामने ये दोनों आ जाते हैं। वैसे इन तो इनके साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसे चैंतियान को भूलना था। चैंतियान येशंग से कहता है कि मैं इहुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, जो कि सरासर झूठ था। उसका असली मकसद तो इन के पीछे आना था। जब ये लोग कैपिटल में एंटर होते हैं तो दूर से इन लोगों को काले कपड़े वाला इंसान भी देख रहा था। जब ये लोग किसी होटल में रुके हुए थे कि इन आकर कहती है कि इहुआ किडनैप हो चुकी है। यहाँ इहुआ को उसी काले कपड़े वाले इंसान ने किडनैप किया था। वो उसे कहती है कि तुम तो डॉक्टर साव हो ना, जो कि ड्रग्स बेचकर पैसे कमाता है। तुम जैसे इंसान को तो डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए। तो साव कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वही डॉक्टर साव हूँ जो कि ड्रग्स बेचकर पैसे कमाता है। लोगों का अगर फ्री में इलाज करो फिर भी वो तुम्हारी कदर नहीं करते, तो मुझे भी कहाँ उनकी पड़ी है। आखिर में पैसा ही सब कुछ है और अभी मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो सही लगता है। इहुआ उसे कहती है कि येशंग डॉक्टर येसिली का बेटा है ना, इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया है ताकि तुम मेरे जरिए उसे मार सको। जाओ कहता है कि जितना सोचा था तुम तो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। इतना कहकर जाओ तो वहाँ से चला जाता है। एक पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है। अगले दिन येशंग इहुआ को बचाने के लिए यहाँ पर आता है, तो दूसरी तरफ इन लोगों को पकड़ने के लिए इंपीरियल गार्ड्स आए थे। चैंतियान उन सभी से फाइट कर ही रहा था कि इन की नजर जाती है कि एक तीर चैंतियान को लगने वाला है, तो वो सामने आ जाती है। येशंग इहुआ को लेकर किसी दूसरी जगह पर गया था। वो उसे कहता है कि जब उस दिन जंगल में मुझे माथे पर चोट लगी थी तब ही मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैं ही येसिली का बेटा येशंग हूँ, और उसी दिन से जो येशंग की डबल पर्सनालिटी वाली प्रॉब्लम थी वो भी चली गई थी। इहुआ उसे कहती है कि अच्छा, इसलिए तुम मुझे छोड़कर कैपिटल आना चाहते थे। इस पर वो बस एक स्माइल कर देता है। यहाँ पर इन दोनों को जेल में बंद करके रखा गया था। इनको तीर लगने की वजह से काफी दर्द हो रहा था, तो ये देखकर चैंतियान भी रोने लगता है। दरअसल में जब से इन ने चैंतियान का पीछा करना बंद किया तब से ही उसे ये एहसास हो गया था कि वो भी इन को पसंद करने लगा है। जब इन बेहोश हो रही थी तो वो उसे कहता है कि तुम मर नहीं सकती, तुम्हें जिंदा रहना होगा। जब हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे तो शादी कर लेंगे। वो कहती है कि झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो इहुआ पसंद है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अभी मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी ही इन अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये देखकर चैंतियान जोर जोर से रोने लगता है। तो दूसरी तरफ ये दोनों शादी कर लेते हैं। आज इनकी फर्स्ट नाइट थी। इहुआ को वही सपना याद आता है जो कि उसने कहानी की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में येशंग कहता है कि मैं कल क्वीन मदर के पास जाकर जाओ के बारे में सब कुछ बता दूंगा और अपने डैड को बेगुनाह साबित कर दूंगा। फिर वो दोनों साथ में मिलकर तारे देखने लगते हैं। अगले दिन जब वो उठता है तो वहाँ पर इहुआ नहीं थी, क्योंकि इहुआ तो यहाँ पर क्वीन मदर के पास आई थी कि तभी ही वहाँ पर उसके पीछे पीछे येशंग आ जाता है। दूसरी तरफ चिन को इन्यान काफी जख्मी हालत में मिलता है। वो उसे कहता है कि साव ने मुझे जहर दे दिया है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसके पास जाओ के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो चीन को देते हुए
हुए कहता है कि जाओ राजा के पास और उसे ये सारे सबूत दिखाओ। जाओ दरबार में राजा के सामने ये कह रहा था कि ये शंग ये सिली का बेटा है, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने ड्रग्स बेचकर पैसे कमाए तो ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, इसलिए आप इसे सजा दीजिए। तभी ही वहाँ पर चीन उसके खिलाफ सबूत लेकर आ जाती है एंड राजा को दिखाती है। ये शंग कहता है कि मैं शुरुआत से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। डॉक्टर इनियन मेरे डैड का एक स्टूडेंट हुआ करता था, मगर जब मेरे डैड को ये बात पता चली कि ये इनियन फॉरबिडन ड्रग्स का फॉर्मूला चुराकर उसे पैसे कमा रहा है, तो मेरे डैड ने उसे निकाल दिया। फिर इनियन इस डॉक्टर साउ के पास चला गया। वो दोनों पहले से ही मिले हुए थे। उन लोगों ने ये ड्रग्स बेचने का सारा आरोप मेरी फैमिली पर लगा दिया एंड उसको मरवा डाला। हालांकि ड्रग्स बेचने का काम तो ये लोग करते थे, फिर भी उन लोगों ने झूठे आरोप फंसाकर मेरी फैमिली का नाम खराब कर दिया। चीन कहती है कि डॉक्टर इनियन को इसी जाओ ने मारा है, क्योंकि उसने मरने से पहले मुझे ये बात बताई थी और ये सारे सबूत भी दिए। राजा सारे सबूतों को देखने के बाद जाओ को आजीवन जेल की सजा सुनाते हैं। उसके बाद ये शंग से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली पर जो दाग लगा है वो भी आज से मिट जाएगा। अगर तुम चाहो तो कैपिटल में ही रहकर अपने डैड का अधूरा काम संभाल सकते हो। ये सुनकर इहुआ वहाँ से चली जाती है। चैंतियन और इनिन को भी रिहा कर दिया गया था। चैंतियन कहता है कि मैं तुम्हारी फेवरेट कैंडी लेकर आया हूँ, अब तो उठ जाओ। अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी हजारों कैंडी ला सकता हूँ। तुम्हें उठकर मुझसे शादी भी करनी है। तभी ही अचानक से इनिन को होश आ जाता है एंड वो सीधा उठने के बाद उसे किस कर लेती है एंड कहती है कि शादी वाली बात तुम भूलना मत। इहुआ ये शंग को कैपिटल में ही छोड़कर यहाँ अपने सिटी वापस आ गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये शंग तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो मेरे जैसी लड़की के पास क्यों रहेगा। मगर वो जैसे ही क्लिनिक में एंटर करती है तो देखती है कि ये शंग तो उसका इंतजार कर रहा है। अभी उसने सर्वेंट के कपड़े पहने हैं एंड वो क्लिनिक की सफाई कर रहा है। यानी कि ये शंग ने राजा की ऑफर को ठुकराकर इहुआ के साथ रहना चूज किया है। फिर कहानी हमें कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है। ये दोनों लड़कियां इस बात पर लड़ रही थी कि मेरा बेटा हुआ तो तुम्हें बेटी करनी चाहिए, और हमेशा की तरह ये दोनों आकर उसे रोकने लगते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।